एवरीवन, मेरा नाम जितेश पुरोहित। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज दिनांक 21/7/2020 और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो पूरा वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए तथा आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर सकते हो। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी के सहयोग से मेरे 90 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, तो आज का हम टारगेट रखते हैं यह 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बात करते हैं पहले प्रश्न पर आज के। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? अंतर्राज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी बीएसटीसी वाले जो 12वीं को पास कर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही डिफिकल्ट बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजस्थान का मैप अच्छे से याद नहीं होता। जिससे मैं आप लोगों को बता दूं तो अंतर्राज्य सीमा पर हमारे 23 जिले आते हैं और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे 4 जिले आते हैं। ये चीज़ आपको माइंड में एकदम क्लियर रखनी है। 4 जिले कौन कौन से, उनका नाम भी आपको अच्छे से याद रखना है तथा उनकी टोटल जो सीमा है वह तो लगती है 1070 किलोमीटर, जो हमारे पाकिस्तान के साथ लगती है। लेकिन इस 1070 किलोमीटर को भी 4 जिलों में वर्गीकरण किया गया है। इन चारों के चारों जिलों की सीमाएं आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं 4 जिले कौन कौन से हैं। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और श्री गंगानगर है। तो अगर आप लोगों को इनकी सीमाएं पता है कितनी लगती है तो सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये चीज़ याद होगी तो वो एक बार और मेमोराइज हो जाएगी, जिससे वह चीज़ अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएगी। इसके बाद इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 12 जिला, यह तो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। करौली जिला यह भी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। और भीलवाड़ा जिला तथा बूंदी जिला, इन दोनों जिलों में से आपको एक आंसर टिक करना है। तो भीलवाड़ा जिला जो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन बूंदी जिला यह किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। पूछा भी नहीं था, थोड़ा सा प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ा करिए। क्या पूछा है उसके नीचे पहले ही टिक कर लिया करें। 12वीं से जो नए बच्चे कंपटीशन की तैयारी के लिए आ रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों पर, क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में हम गड़बड़ी कर देते हैं, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। जानकारी अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? अब सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पूछा गया है तो राजस्थान में मरुस्थल किस क्षेत्र में बढ़ा है सबसे ज़्यादा? उत्तरी भाग में बढ़ा है। इस क्वेश्चन का राइट बिल्कुल भी गलत, यह है पश्चिमी राजस्थान में। आप सभी को पता है पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और एक बाड़मेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान में सर्वाधिक मरुस्थल वाले जिले हैं। तथा इनसे संबंधित भी और सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसलमेर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है आप लोग कमेंट करके बताओ, तथा यह राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है यह भी बताओ। और एक चीज़ जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछी गई थी कि जैसलमेर जिला जो राजस्थान के सबसे बड़ा जिला है, यह राजस्थान के सबसे छोटा जिला जो धौलपुर है, इससे कितना गुना बड़ा है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यह है 12.66%। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनका भी आप आंसर दीजिए, क्योंकि जब तक आप इन चीज़ों को कहीं ढूंढोगे नहीं, आपके मन में यह क्वेश्चन चलते रहेंगे। और मरुस्थल से हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मरुस्थली राजस्थान के कितने जिलों में है? तो यह राजस्थान के 12 जिलों में है टोटल। तो और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 61.11% भाग में फैला हुआ है, लेकिन यूनेस्को के हिसाब से यह 67% भाग में फैल चुका है। ये सारी बातें मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। इसी प्रकार इसे याद रखना होता है। इस क्वेश्चन से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में स्थित है? अब ऊंचाई भी पूछ रहा है और चौड़ाई भी पूछ रखा है, तो इस प्रश्न का ध्यान से उत्तर दीजिए। यह दक्षिण में नहीं, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है। अरावली मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन में अरावली वाली वीडियो भी मिल जाएगी आपको, वहां से एक बार उसे देख लीजिए। अरावली राजस्थान के 13 जिले में है। सिरोही से यह स्टार्ट होती है तथा झुंझुनू से ये दिल्ली तक पहुंच जाती है, जिसमें राजस्थान के 13 जिले कवर करती है। 13 जिले भी मैंने अच्छे से आप लोगों को बता रखे हैं, एक बार उन्हें जरूर देख लीजिए। हमने झुंझुनू से स्टार्ट किया था, टेक्निक भी बता रखी है किस प्रकार से याद करना है। झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, नागौर, पाली, ऐसे सारी टेक्निक बता रखी है। आप एक बार उस वीडियो को जरूर विजिट करिए। तथा राजस्थान में अरावली का कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? यह 80% भाग राजस्थान में है। तथा अरावली की कितनी लंबाई राजस्थान में है? तो 550 किलोमीटर ये राजस्थान में है, या 580 किलोमीटर ये राजस्थान में है, या फिर 630 किलोमीटर ये राजस्थान में है, या फिर 590 किलोमीटर ये राजस्थान में है। आप चारों ऑप्शन में से मुझे एक ऑप्शन बताओगे। तथा अरावली की कुल लंबाई कितनी है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अरावली को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए।
बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में स्थित हैं? अब सर्वोच्च 3 पूछ रहा है, अगर पहली पूछता तो हम लगा देते सिरोही, क्योंकि गुरु शिखर है जो सर्वोच्च ऊंची है, यह सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई कमेंट करके बताओ, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आती है शेर चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 597 मीटर, 597 मीटर। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है, यह आती है दिलवाड़ा। अब ये शेर और दिलवाड़ा ये किस जिले में है, ये भी आपको याद रखना था। तो यह स्थित है सिरोही जिले में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिरोही। अगर दिलवाड़ा से आपको ऊंचाई पूछ ले इसकी, तो 1442 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये ऊंचाइयाँ आप ध्यान रखिए, लगभग आपको कम से कम टॉप 5 की याद होनी चाहिए। और एक सबसे निचली चोटी कौन सी है? बेराट की चोटी, जो जयपुर जिले में स्थित है, और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। तथा बैराट से हमें और क्या जानकारी रखनी थी कि यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, बाणगंगा नदी, जिसके उपनाम मुझे आप कमेंट करके बताओगे। एक नाम बता देता हूँ, अर्जुन की गंगा, तथा इसका एक और अधिक उपनाम है, आप कमेंट करके बताओ। और ये राजस्थान में बहती हुई सीधी यमुना में जाने वाली एकमात्र नदी है, किसी और नदी की सहायक नदी नहीं है ये। और इस नदी की सहायक नदियों के नाम आप लोग मुझे बताओगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बाणगंगा नदी को एक बार कवर कर लीजिए। राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है यह भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। 380 बहती है ना, या 480 बहती है, या 580, या 390 किलोमीटर? अपना आंसर कमेंट में ज़रूर रखिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट होगा। इस प्रश्न से भी हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। शिखर से एक नदी का उद्गम स्थान होता है, खंडेला की पहाड़ी, कांतली नदी, जो आंध्र प्रवाह की पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? सबसे लंबी नदी कांतली नदी। किन किन जिलों से निकलती है? शिखर से निकलती है, झुंझुनू जाती है, सामान्यतः झुंझुनू में विलुप्त हो जाती है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए पानी में तो यह चूरू तक भी चली जाती है। और इसी नदी के सामने गणेश्वर सभ्यता, ये किस जिले में निकली है, कमेंट करके बताओ। तथा गणेश्वर सभ्यता से भी मैंने बहुत सारी जानकारी दे रखी है। कांतली नदी राजस्थान में 100 किलोमीटर तक बहती है, इसीलिए यह पूर्ण रूप से आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अगर सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन आए कि आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हम आंसर लगाएंगे घग्गर नदी। यह हमारे राजस्थान की आंध्र प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जबकि यह भी राजस्थान में कितनी बहती है? 100 किलोमीटर ही बहती है। और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश से पंजाब हरियाणा होती हुई यह हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने समझा रखा है अच्छे से। एक बार वीडियो को जरूर देख लीजिए और फिर आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे बता सकते हो। उदयपुर से तो कई सारी नदियों का उद्गम स्थान है। इस उदयपुर को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है, तथा मैंने आपको उस झील का नाम भी बताया था जिसे जलचरों की बस्ती वाली झील कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए उसका। और जयपुर से आपको याद रखना है, जयपुर से एक नदी का उद्गम स्थान होता है, बाणगंगा नदी हमने बात कर ली। तथा इसके साथ एक सेवर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से भी एक नदी का उद्गम स्थान होता है। मुझे बताओ सेवर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न से भी हम इतनी सारी जानकारी ले सकते हैं तथा और भी जानकारी जोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास समय की पाबंदी होने के कारण मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं जोड़ रहा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हो, फिर आप इसे वापस देखते रहिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हर्ष की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? अब यहाँ पर कभी कभी हर्ष के साथ साथ हर्षनाथ भी पूछ लिया जाता है, तो हर्षनाथ और हर्ष एक ही बात है, आपको ये याद रखना है। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ सीकर जिले में स्थित है, यहीं पर ही हर्षदेव का मंदिर बना हुआ है, जो चौहानों के कुल देवता माने जाते हैं। अब चौहानों के कुल देवता, इसी प्रकार अगर कुल देवी पूछ ले तो चौहानों की, तो चौहानों की कुल देवी कौन सी है, कमेंट करके बताओ जल्दी से। कमेंट करो। मैंने आपको वासुदेव जब बताया था तब उससे संबंधित जानकारी में मैंने लिखा था आपको, इनकी कुल देवी शाकंभरी माता और इनकी आराध्य देवी तो जीर्ण माता को भी माना जाता है। तथा आराध्य देवी और कुल देवी में क्या फ़र्क होता है, ये अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो शाम वाली वीडियो का इंतजार करिए, जिसमें मैं इससे रिलेटेड जानकारी दूंगा। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को भी शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अगर जानकारी अच्छी लगे। अजमेर ज़िले से मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी बताना चाहता हूं कि अजमेर में ही अकबर का किला स्थित है, और अजमेर में ही पुष्कर है। और पुष्कर में किसका महल बना हुआ है, कमेंट करके बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरएस में पूछा गया प्रश्न है कि पुष्कर में किसके महल बने हुए हैं। और इसी प्रकार अगर अकबर का नाम आया तो क्वेश्चन 3-4 और पूछे जाते हैं कि अकबर के साथ सबसे पहले संधि करने वाला राजपूत शासक कौन था, तथा अकबर के साथ जोधाबाई का विवाह कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। इन सभी प्रश्नों के आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतापगढ़ के आसपास का भूभाग स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि
ये जो प्राचीन नाम तथा स्थानीय नाम हैं इनको आप याद कर लीजिए। निम्न में से कुछ 15 या 20 जिले ऐसे हैं जिनके नाम हमें याद करने होते हैं। अब इसका आंसर आप बागड़ मत लगा देना, क्योंकि बागड़ का जो क्षेत्र है यह भी हमारे दक्षिण का ही क्षेत्र है और प्रतापगढ़ भी हमारे दक्षिण में ही आता है। लेकिन प्रतापगढ़ से हमें याद रखना है इसे कांठल का क्षेत्र कहा जाता है, ना कि बागड़ का। बागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहा जाता है और कांठल प्रतापगढ़ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर कांठल है। और मेरवाड़ा से हमें याद रखना है अजमेर मेरवाड़ा। यह राजस्थान की केंद्र शासित प्रदेश था और इसका एकमात्र मुख्यमंत्री आप लोगों को मैंने याद रखने के लिए कहा था। उन मुख्यमंत्री का नाम क्या है, किसी को पता है? कमेंट करके बताओ, किसी को अगर पता है तो। उन मुख्यमंत्री का नाम था हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय, ये नाम आप लोगों को याद रखना था। उसके बाद सूरसेन, ये तो मैंने पिछली वीडियो में ही बताया है आप लोगों को कि सूरसेन किसका प्राचीन नाम है। तो भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनका नाम क्या है? सूरसेन इनका प्राचीन नाम है। आप इन नामों को याद कर लीजिए तथा कहीं ना कहीं अपने पास लिखते रहिए। बीएसटीसी वाले इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से नोट करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, ना कि डीपली प्रश्न बनते हैं। इसलिए राजस्थान के भूभाग तथा राजस्थान का जो बेसिक ज्योग्राफी है उसे आप अच्छे से तैयार करिए। कहीं पर लिखिए, खुद के नोट्स बनाइए, दूसरों के नोट्स के भरोसे पे मत बैठे रहो, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो उन्हें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी, उन्हें समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप किसी के नोट्स को पढ़ोगे तब आपको उतनी जानकारी नहीं मिलेगी। आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, थोड़ा टाइम दीजिए पढ़ाई में, ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 4 से 5 घंटे आप दिन में पढ़ाई के लिए निकालिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोगों को भी पता है 12वीं में कितने लोग पास हो चुके हैं। पीएसटीसी के लिए भी बहुत ही भीड़ आने वाली है, तो थोड़ा सा अपनी तैयारी को बढ़ाइए तथा इस पर ध्यान दीजिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है? मैंने आप लोगों को मरुस्थल भी बताया था, अरावली भी बताया था तथा उसके साथ साथ पूर्वी का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग, इन सभी को एक चार्ट पर समझाया है। वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। जैसे कि मरुस्थल फैला हुआ है हमारे 12 जिलों में, अरावली फैला हुआ है हमारे 13 जिलों में तथा उसी के साथ साथ बाकी जो अन्य बचे हुए हैं, जिसमें पूर्वी का मैदान फैला हुआ है 10 जिलों में और दक्षिणी का पठार फैला हुआ है 7 जिलों में। इस प्रकार की मैंने आपको सारी चीज़ें बना के बताई थी। और इनका क्षेत्रफल अगर पूछा जाता है, जैसे एरिया, तो यह 61% भाग में फैला हुआ है। यह हमारा मरुस्थल है, यह हमारी अरावली है, यह पूर्वी का मैदान है और ये दक्षिणी का पठार है। ये मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझा रखा है तथा मैंने इनके साथ बहुत सारी चीज़ें भी जोड़ी थी, जैसे यहाँ का जलवायु भी मैंने सेपरेट सेपरेट बताया था तथा यहाँ की जनसंख्या भी मैंने आप लोगों को सेपरेट बताई है। एक बार उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मरुस्थल हमारे राजस्थान में 61.11% भाग में फैला हुआ है, अरावली 9% भाग में फैली हुई है तथा पूर्वी का मैदान 23% भाग में फैला हुआ है और इसी के साथ साथ दक्षिणी पठारी भाग यह 7% भाग में फैला हुआ है। एक बार आप उस चार्ट को देख लीजिए, आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं? अब नाम आया है बीहड़, तो बीहड़ सर्वाधिक कहाँ पर है? आप लोगों को पता होगा, यह चंबल नदी के बेसिन में बने हुए हैं। और चंबल नदी राजस्थान में किन किन जिलों से निकलती है? तो यह राजस्थान के 6 जिले कवर करते हुए जाती है। उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का तथा इस नदी से संबंधित हर एक जानकारी मैंने वीडियो में बता रखी है। आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस बार मैंने डिस्क्रिप्शन में एक एक लिंक नहीं रखी है, मैंने आपको प्लेलिस्टों की लिंक डाल दी है। जैसे कि 3 प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक डेली जीके वाली जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है तथा एक बनी हुई है राजस्थान की ज्योग्राफी की, जिसमें 31 वीडियो हो चुके हैं अब तक के। आपको जो भी वीडियो चाहिए आप देख सकते हो। और एक शॉर्ट नोट्स वाली बनी है जो मैं पहले समझाता था, आप चाहो तो उनको भी अच्छे से देख सकते हो। इन प्लेलिस्टों में से आपको जो भी वीडियो देखनी है आप देख लीजिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। यह तीनों जिले बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं तथा अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, इसमें चंबल नदी जाती ही नहीं है। धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जिसमें सिर्फ धौलपुर में जाती है, भरतपुर अलवर में कुछ संबंध नहीं है। और बूंदी, दौसा, जयपुर, इनका भी बीहड़ से कुछ संबंध नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। अब इतने सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, इतने सारे जिलों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लें। 2 मिनट लगेंगे रिवीजन के लिए। जैसे भीलवाड़ा, इसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है तथा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। भीलवाड़ा में ही एक स्थान है बिगोद, बिगोद पे त्रिवेणी संगम बनता है। किन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है कमेंट करके बताओ। तथा वह मुख्य नदी कौन सी है? बनास मुख्य नदी है। बनास के साथ 2 नदियां मिलती है, ये त्रिवेणी संगम बनाती है अपना। कि यहाँ पर मेजा का बांध भी बना हुआ है, भीलवाड़ा जिले में ही मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तथा धौलपुर, भरतपुर, अलवर, अब इन तीनों से हमें क्या याद रखना है? जिसमें अलवर हमारा सीमा लगाता है हरियाणा के साथ,
भरतपुर सीमा लगाता है हरियाणा व उत्तर प्रदेश के साथ, और धौलपुर सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। अब ये दो नाम आए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। हरियाणा की कितनी सीमा लगती है? ये सीमा लगती है 1262 किलोमीटर की, 1262 किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है 877 किलोमीटर की। इसी प्रकार आप भी लिंकिंग स्टडी कर सकते हो। मैं बस आपको लिंकिंग स्टडी किस प्रकार करनी है वो बता रहा हूँ। आप इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हो और बड़े स्तर पर भी कर सकते हो। जैसे हरियाणा के साथ कितने जिले लगते हैं? 7 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले। दो कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, और इसके 7 जिले मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। चाहो तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें एक ही साथ क्लियर करनी है तब आप मेरी सीमाएं वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने हर एक सीमा से संबंधित सारी जानकारी आप लोगों को अच्छे से दे रखी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस जिले की सीमा चित्तौड़ जिले से नहीं मिलती? अब नहीं का प्रश्न है, कहीं है वाली टिक मत कर देना। पेपर के प्रेशर में कभी कभी गलती हो जाती है, क्योंकि हमारे माइंड में एक ही सेटअप रहता है। जितने जल्दी हम प्रश्न को खत्म करें उतने जल्दी हम उस आगे वाले प्रश्न पर जाएंगे। हम 30 सेकंड का काउंटडाउन बना लेते हैं अपने दिमाग के अंदर, और कभी कभी ये हमारे प्रश्नों को गलत करवा देता है। इसीलिए प्रश्न में क्या पूछा गया है उसे पहले टिक कर लीजिए। नहीं पूछा गया है। अब कोटा जो है यह चित्तौड़ के साथ सीमा बनाता है क्या? चित्तौड़ कहाँ पर स्थित है? सबसे पहले तो मैप में बताओ चित्तौड़ कहाँ पर स्थित है। ये चित्तौड़ इधर कहीं तो भी स्थित है, क्योंकि अधिकांश भाग थोड़ा चित्तौड़ का इधर भी है। फिर ये हाड़ौती का भाग आ जाता है, तो हाड़ौती से भी मिला हुआ है, तो कोटा से तो सीमा बनाता है। झालावाड़ से यह सीमा लगाता है क्या? थोड़ा सोचिए। भीलवाड़ा से तो ये बिल्कुल सीमा लगाता है, क्योंकि भीलवाड़ा इसके सिर पर ही स्थित है। और बूंदी तथा झालावाड़, इन दोनों में अब आपका जुआ खेलना पड़ेगा, क्योंकि 50-50% के भाग पर आ चुके हैं। बूंदी यहाँ पर स्थित है और झालावाड़ यहाँ पर स्थित है। अब आप मुझे बताओ कि किसकी सीमा लगती है। आपको मैंने 2 जिले ऐसे बताए थे राजस्थान के जो खंडित भाग में है। एक बड़ा टुकड़ा भी है तथा एक छोटा टुकड़ा भी है। यह 2 भागों में बटे हुए हैं। एक जिला था चित्तौड़ का तथा दूसरा जिला था अजमेर का। अब बूंदी जो है, इससे चित्तौड़ का जो टूटा हुआ भाग है ना, कोटा के पास वाला भैंसरोडगढ़ वाला इलाका, वो बूंदी के साथ सीमा बनाता है। लेकिन झालावाड़ के साथ कोई सीमा नहीं बनती, और प्रश्न में भी वही पूछा गया है, नहीं बनने वाली। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से नोट करना है तथा इसे एक बार फिर से सॉल्व करिए। अपने सामने मैप रखिए, मैप को देखिए कि किस जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है, तथा आप ऐसे ही राजस्थान के 33 के 33 जिलों को अच्छे से पढ़ सकते हो। जिलों को किस प्रकार से याद करना है, मैप को कैसे पढ़ना है, मैंने वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। और अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो इसे अपने एक दोस्त के साथ शेयर करिए, ताकि उसे भी ये सारे प्रश्न देखने को मिले। हम सभी को पता है प्रश्न कभी आसान नहीं होते, तथा उन प्रश्नों को हमें समझना होता है। अगर यहाँ पर है होता तो ऑप्शन कुछ अलग हो जाते, और फिर हम उस जिले को टिक करते जो चित्तौड़ से सीमा बनाता है। हमें चित्तौड़ जिला याद होना चाहिए। हमें चित्तौड़ जिले की स्थिति याद आ जानी चाहिए थी कि चित्तौड़ जिला कहाँ पर है। उसके आसपास के जिलों की भी स्थिति हमें याद आ जानी चाहिए। इसी प्रकार आप मैप को याद करिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राजस्थान का प्राकृतिक विभाग कौन सा है? अब जनघनत्व वाला विभाग पूछा है। अगर यहाँ पे मैं जिला बता देता जयपुर, तो अभी तक कब का आंसर कर देते हैं। लेकिन जयपुर ये कहाँ पर स्थित है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे राजस्थान का मैप बना लो, जयपुर यहाँ पर स्थित है। अब राजस्थान को 4 भागों में काट दो, तो बताओ जयपुर कहाँ गया? बताओ जयपुर कहाँ गया? यह पूर्वी मैदानी भाग में है, इसी कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप भी मैप को याद रखिए, उस मैप को दिशाएं सभी याद करिए। मैप को कैसे याद करना है मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो को जरूर देखिए। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन पर स्थित है? अब छप्पन का मैदान, मैंने कल ही आपसे एक प्रश्न पूछा था कि छप्पन का मैदान किस भाग में स्थित है। जहां पर ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए थे, वह हमारा आंसर आया था दक्षिणी भाग में। ऑप्शन इसी प्रकार से चेंज किए जाते हैं, प्रश्न एक ही रहता है, लेकिन प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी जाती है। यही आप लोगों को समझना है। क्विज हम किस लिए देते हैं? क्योंकि हम प्रश्नों में क्या पूछा गया है तथा प्रश्न की लैंग्वेज कैसी है उसे समझ सकें। प्रश्नों को अटेंड करने के लिए आपको टॉपिक्स क्लियर करने होंगे, और टॉपिक वाले वीडियो भी मैं रोज डालता हूँ। टॉपिक में हमारा चल रहा है राजस्थान की वनस्पतियाँ, जिसमें मैंने खेजड़ली से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी है। तथा कल की वीडियो में मैंने आप लोगों को पलाश का वृक्ष, रोहिड़ा, खैर, महुआ तथा उसके साथ अन्य और भी वनस्पतियाँ थी, उनसे भी हमने बात कर ली है। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। और यह स्थित है हमारे दक्षिणी भाग में। तो दक्षिण में कौन सी नदी बहती है हमारी? चंबल नदी? बिल्कुल नहीं, चंबल तो चित्तौड़ से स्टार्ट करती है और कोटा की तरफ चली जाती है। दक्षिण में बहने वाली हमारी वही नदी है माही नदी, और माही बेसिन पर ही छप्पन का मैदान स्थित है। मैंने आप लोगों को माही नदी बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। माही नदी को किस प्रकार से याद करना था, उल्टा यू बना लीजिए, तथा इसे कैसे याद करना है, सारी टेक्निक मैंने आप लोगों को मेरी वीडियो में बता रखी है। एक बार उन वीडियो को जरूर देखिए। यह राजस्थान के 2 जिलों से बहती है। 2 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
यह प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए रखा है, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िए। बूंदी, कोटा ये 12 है तथा झालावाड़ जिले राजस्थान के किस भौतिक भाग में स्थित हैं। अब फिर से वही पूछा गया है, हाड़ौती का भाग कहाँ पर स्थित है। आप लोग एक बार अच्छे से ऑप्शन को पढ़ना तथा मैप को अपने सामने रखना। मैं ऐसे प्रश्न क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जो 12वीं से नए नए निकले हैं ना, अभी बीएसटीसी के लिए, पीटीईटी के लिए, बीएड के लिए जो तैयारी करने वाले हैं, उन बच्चों को थोड़ा मैप से रूबरू करवाने के लिए, थोड़ा मैप को जानने के लिए मैं मैप वाले प्रश्न आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको मैप याद हो जाएगा ना, आप समझ लो आपकी 70% ज्योग्राफी यहीं से क्लियर हो गई। क्योंकि बस बाद में तो आपको चीज़ों को याद करना पड़ेगा, कुछ सन हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी चीज़ें नहीं है ज्योग्राफी से। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इस वीडियो को आप टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी शेयर करिए, ताकि जितना हो सके आप लोगों के दोस्त भी हमारे साथ जुड़ें और हमारा परिवार और अधिक बढ़ता रहे। आप सभी का सहयोग रहा तो आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं रोज़ के क्विज डालता हूँ, तो दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप उन क्विज को अटेंड कर सकते हो। तथा अपना टॉपिक कवर करने के लिए मेरे साथ शाम वाली वीडियो ज़रूर देखा करिए, जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक समझाता हूँ। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।